हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण के अंतर्गत विविकर क्या होता है, जिसे संकेत डी से दर्शाया जाता है। इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। डी की सहायता से मूलों की प्रकृति जान पाएंगे, अर्थात यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई द्विघात समीकरण है और उसको हल कर रहे हैं और उसका मूल ज्ञात कर रहे हैं, तो वो मूल किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा। यानी हम इसके मूल का निर्धारण करेंगे कि मूल एक समान होगा या अलग अलग मूल प्राप्त होगा। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, यानी सिद्धाराचार्य नियम जिसे कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र या सिद्धाराचार्य नियम क्या है और इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन जिसको हमने कैसे हल करना है, द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे याद दिला देना चाहता हूँ कि एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे आप इसके पूर्व में भी द्विघात समीकरण से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप अगर उसे नहीं देखा तो आप उसे जाके देख सकते हैं, और इसके बेसिक कंसेप्ट और अन्य जो विधियाँ हैं द्विघात समीकरण को हल करने की, उसमें प्रॉपर ढंग से समझाई गई है। आप वहाँ पर इसका हेल्प ले सकते हैं। यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि जो विविक्तर है, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये क्या चीज़ है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 कोई द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे इसके लिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विविक्तर या विवेचक कहते हैं, और इसे संकेत डी से दर्शाया जाता है। फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, कोई 0 के रूप में कोई द्विघात समीकरण है, तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है प्राप्त होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि इसको संकेत डी से दर्शाया जाता है, कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो आप यहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि ये डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फार्मूला के रूप में आपको प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इसका अगर कोई द्विघात समीकरण, तो उसका विविक्तर ज्ञात करना है, आपको बताना है कि इसका विविक्तर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप इसमें देखिए, ये अगर ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा कि विविक्तर बताना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ए बी सी को ढूंढेंगे। और यहाँ पे ए क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, उसे ए बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है। फिर बी क्या है, बी का मतलब एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे बी का एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, -3 दिख रहा है। फिर सी क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला अचर पद होता है, और ये क्या है, यहाँ पे सी क्या है, 1 है। जब आपने ए बी सी को डिफाइन कर लिया, उसे ढूंढ लिया, उसे चिन्हित कर लिया, तो आप आसानी से डी का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ डी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बारी बारी से आपने क्या करना है, बी का मान जो -3 है यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर देना है। 4ac 4 हो गया, और ए कितना है, 2 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और सी कितना है, 1 है। अब इसको जब सरल करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा। 9 से 8 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यही एक जो क्या है, इस द्विघात समीकरण के लिए क्या हो गया आपका, इस द्विघात समीकरण का मूल हो गया। आई होप आपको ये, सॉरी मूल नहीं, यहाँ पे डी का मान हो गया, इस द्विघात समीकरण के लिए ये डी का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे आपको ये तय करना है कि विविक्तर की सहायता से किसी द्विघात समीकरण के हल या मूल की प्रकृति कैसे आप मतलब निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सारणी दिख रही होगी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ डी का मान है और मूलों की प्रकृति। तो अगर डी का वैल्यू 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे डी का मान क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे डी का मान 12 प्राप्त हुआ है। तो डी का मान अगर 0 आ रहा है, इसी तरह अगर डी का मान 0 आ जाए, तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक होगा। वास्तविक कहने का मतलब क्या होगा, यानी कि जो x का मान आएगा, अगर चर x में द्विघात समीकरण है, तो x का जो मान आएगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। और फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि समान, वास्तविक तो होगा ही, साथ में क्या होगा, समान होगा। समान कहने का मतलब, अगर आपने इसको हल करना है और आपने x का मान ज्ञात करना है, तो समान होने का मतलब x का मान दोनों ही, मतलब द्विघात समीकरण के हलों की संख्या 2 होती है। अगर आपने x का मान ज्ञात करा, तो अगर एक आ रहा है 1, तो दूसरा भी क्या आएगा, 1 आएगा। एक आ रहा है √2, तो दूसरा भी क्या आएगा, √2 ही आएगा। अगर एक आ रहा है 1/2, तो दूसरा भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे ये
कहने का तात्पर्य ये हुआ कि x का मान समान होना मतलब क्या होता है, x का दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा, एक समान होगा, इक्वल होगा। फिर यहाँ पे आप देखिए, अगर d का मान क्या हो जाए, d का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कोई संख्या प्राप्त हो रही है, चाहे √2 ऐसी भी कोई संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब 0 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे मूल कैसा होगा, यहाँ पे मूल वास्तविक कहेंगे, यहाँ पे मूल वास्तविक प्राप्त होगी, और फिर यहाँ मूल जो होगा वो क्या होगा, असमान होगा। देखिए इसके पहले वाले में वास्तविक था और समान था, d का मान 0 था, तो यहाँ पे d का मान 0 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, असमान हो गया। यानी जब आप x का मान ज्ञात करेंगे किसी द्विघात समीकरण के लिए, तो अगर एक मूल आ रहा है, सपोज कीजिए 1, तो दूसरा क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब डिफरेंट आएगा। एक आ रहा है 3, तो दूसरा क्या आएगा, इससे इतर कोई संख्या आ सकती है। अगर एक आ रहा है √2, तो दूसरी क्या आ सकती है, √3 आ सकती है। ऐसे मतलब इसके मूल आपको प्राप्त होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड स्थिति में क्या है, यहाँ पे d का मान जो है 0 है, अर्थात 0 से छोटा है, d लेस देन 0। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो d जो आ रहा है वो क्या है, ऋणात्मक होगा। 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक ही होता है। तो जैसे ही d का मान 0 से छोटा होगा, तो इसका कोई मूल क्या होगा, नहीं होगा, मतलब कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, और ऐसे समीकरण का हल प्राप्त नहीं किया सकता है। तो यहाँ पे हम ये समझ पाए कि d की सहायता से मूलों की प्रकृति कैसे निर्धारित की जाती है। यानी मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। d अगर 0 के बराबर आ रहा है तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, और क्या होगा, समान होगा। d 0 से बड़ा आ गया तो यहाँ पे भी वास्तविक होगा, लेकिन मूल क्या होगा, असमान, अलग अलग हल प्राप्त होंगे। अगर d का मान 0 आया, ऋणात्मक हो जाए, तो यहाँ पे कोई भी मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, कोई मूल उसका प्राप्त नहीं होगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये समीकरण है, और आपसे ये पूछा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ABC को यहाँ पे डिफाइन करना है, फिर आपको d का मान ज्ञात करना है। d का मान ज्ञात करें, क्या आएगा, 12 आएगा। आप यहाँ पे आसानी से इसको देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे d का मान 12 आ रहा है। अब d का मान 12 आने का मतलब क्या हुआ, देखिए d का मान 12 आने का मतलब क्या हुआ, d का मान 0 से बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा ये आप सारणी में यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो जैसे ही d का मान 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए द्विघात समीकरण का अगर मूल आप जब ज्ञात करने जाएंगे, तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए x का मान आ रहा है 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो दूसरा 1/2 आ सकता है। अगर कोई और अन्य, मतलब यहाँ पे मैं सपोज के तौर पे बता रहा हूँ कि दोनों क्या होगा, अलग अलग आएगा। असमान का मतलब यही होता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मूलों की प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम। ये द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य नियम जो होता है, इसको चूंकि श्रीधराचार्य महोदय के द्वारा, जो हम भारतीय गणितज्ञ रहे, इनके द्वारा दी गई है, तो इसे हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य इनके नाम के आधार पे इसको नाम दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको सिद्ध करें कि द्विघाती सूत्र कैसे मतलब प्राप्त होगा, द्विघाती सूत्र क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। द्विघाती सूत्र यहाँ पे देखिए, देखिए द्विघाती सूत्र जो होता है, मतलब x का मान होता है द्विघाती सूत्र में से भी हम क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। तो x जो होता है इस रूप का, जब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो इसको ही क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। और ये कैसे होगा, दो चरल समीकरण के व्यापक रूप से यहाँ पे ये प्राप्त होगा। तो ये कैसे आया, हम यहाँ पे b² - 4ac को क्या दिखा सकते हैं, d यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो ये कैसे आया, ये चीज़ हम लोग समझेंगे इस स्लाइड में। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ax² + bx + c = 0 कोई द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे हम इसको देखिएगा, जब हम द्विघाती सूत्र समझने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके पहले हमने क्या सीखा है कि दो चरों रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि कौन सी है, आपको याद होगा, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरी विधि यहाँ पे क्या है, द्विघाती सूत्र। तो इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोग ये देखे हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की जो पूर्ण वर्ग बना के विधि है, उसके आधार पे कैसे किसी क्वेश्चन को हल करें। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा, तो यहाँ पे SR कुंज के यूट्यूब चैनल पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। तो उसमें क्या करना होता है, x² के गुणांक को हमको 1 बनाना होता है। मतलब यहाँ पे ax² है, तो हमको यहाँ पे इससे
चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसको कैसे हम हटा सकेंगे, तो अगर हम यहाँ पे ए से ही भाग कर देते, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हम केवल किसी एक पद में ए से तो भाग नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे करना ये होगा कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि से गुणा भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लेके हमको क्या करना है, यहाँ पे इस समीकरण के दोनों पक्षों में ए से भाग करना होगा, भाग देना होगा। जब ए से भाग करेंगे तो ये इस रूप का प्राप्त होगा, फिर ये से ए कट जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बी बटा ए इंटू एक्स यहाँ पे बचेगा, और फिर यहाँ पे जीरो को जब ए से भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा, और सी बटा ए जो यहाँ पे ये प्राप्त हो रहा है, हमने क्या करना है, इसको दूसरे तरफ भेज देना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सी बटा ए जो है प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस सी बटा ए हुआ है, और दूसरे तरफ यहाँ पे क्या बचा है, जीरो बचा है। तो जैसे आप यहाँ पे ये समझ पाए, तो अब अगला स्टेप हमारा ये होगा, अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं कि यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे तो आप देखिएगा 1/2 तो ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखिए बी बटा ए है, तो इसी बी बटा ए को यहाँ पे रख के और इसका स्क्वायर करना है। तो जब आप इसको बी को 1 से गुणा करेंगे तो बी आएगा, और 2 को ए से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2a आएगा। फिर इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी ए स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, बट्टा में 4a स्क्वायर हो गया। अब यही बी स्क्वायर बट्टा 4a स्क्वायर को, बी स्क्वायर बट्टा 4a स्क्वायर को समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको आपको गौर से समझना चाहिए। देखिए यहाँ जब आप इसको जोड़ने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समीकरण का बायां पक्ष ये देखिए यहाँ है, और समीकरण का दायां पक्ष ये दिख रहा है। तो बाएं पक्ष में क्या करना है, अब देखिए बाएं पक्ष में अब इसको जोड़ेंगे या इसको जोड़ सकते हैं, किसी को भी जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ही जोड़ा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और फिर दाएं पक्ष में क्या करेंगे, दाएं पक्ष में हम इसको जोड़ रहे हैं, बी स्क्वायर बट्टा में 4a स्क्वायर, यहाँ पे जोड़ दिए। अब इसको जोड़ने के बाद से आप इसको जब आगे सरल करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हम इसको इस रूप में दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर को हम दिखा सकते हैं, एक्स स्क्वायर को दिखा सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये चीज़ जो कहाँ से आई, यहाँ से आया, देखिए यहाँ पे जोड़ने पे आया, तो ये चीज़ हम ऐसे ही रहने देंगे। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, बी बट्टा 2a है। तो बीच में क्या होता है 2ab, तो एक्स 2 हो गया, और ए क्या हो गया एक्स, और बी क्या हो गया बी बट्टा 2a। तो यहाँ पे आपको ये दिख गया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में ये व्यवस्थित हो गया। जब इस रूप में व्यवस्थित हो गया तो आप इसको ए के बदले क्या है एक्स है, और बी के बदले क्या है बी बटा 2 है, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि ये बायां पक्ष कैसे हल होके यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब यहाँ पे देखेंगे कि दायां पक्ष में कैसे मतलब इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे बटा में क्या है 4a, यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर है। तो a और 4a स्क्वायर कैल्शियम क्या होता है 4a स्क्वायर होता है। तो जब a को a से आप डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर को, तो कितना टाइम में जाएगा 4a टाइम में जाएगा। देखिए 4a टाइम में जाएगा, और 4a को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c से तो क्या आएगा माइनस 4ac। फिर 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 टाइम में कटेगा, और फिर b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर होगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको समय लेके फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको पहले से ये चीज़ें अच्छे से आती हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा समझना। फिर आप इसमें देखिए जब इसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, देखिए यहाँ जो -4ac है और प्लस बी स्क्वायर, हम इसको सीधा करके लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या है 4a स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रुप में है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ओवर रूट होगा और प्लस माइनस भी देना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये स्क्वायर जाके इसको क्या कर दिया प्लस माइनस में ओवर रूट कर दिया। जब इसको प्लस माइनस में ओवर रूट हो गया तो आप यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग ये अभी पढ़े थे कि d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले हम d दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया कि बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले क्या लिखा, यहाँ पे डी लिखा। अब चूंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, जेव का तेव रहेगा, यानी कि हम इसको चेंज करके डी के रूप में दिखा दिए। लेकिन नीचे देखिए 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर के बदले हमने क्या करना है, यहाँ पे 2a लिख देना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या हो रहा है कि ये x प्लस बी बट्टा 2a है, तो यहाँ पे b बट्टा 2a को जैसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस b बट्टा 2a आएगा, और प्लस माइनस क्या है, ये चीज़ पहले से आपको दिख रहा है। फिर इसको जब आपको हल करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, नीचे आप कॉर्नर में देख पा रहे हैं 2a और 2a क्या हो गया, 2a और 2a का एलसीएम क्या होगा, 2a होगा, तो माइनस b प्लस माइनस में क्या होगा, रूट डी होगा, यानी कि x का अंतिम रूप से ये मान आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद समझते हैं x का मान जो आया था, x का मान जो आया था यही आया था लास्ट में, आप देख रहे हैं। तो ये x का मान जो आया था, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो प्लस में है और माइनस में है, तो एक बार हम x का मान कैसे करेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट डी ये वाला, और फिर दूसरी बार माइनस बी माइनस रूट डी बटा में 2a ये वाला हो गया। तो x का मान यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा गया, चूंकि द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं, तो द्विघात समीकरण को हल करने में क्या होता है, इसके मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है, तो इसलिए 2 मूल जो प्राप्त होंगे हम इसको ऐसे अलग अलग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे इसको समराइज करेंगे, तो यहाँ पे ये होगा कि अभिष्ट द्विघात सूत्र जो है क्या होगा, x बराबर, या द्विघात सूत्र मतलब द्विघात सूत्र किसके लिए, द्विघात सूत्र तो मूल ज्ञात करने के लिए, और द्विघात सूत्र किसका मूल ज्ञात करा जाता है, किसी चर में द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पे अगर चर x में, तो x का मान जो होगा यही द्विघाती सूत्र कहलाएगा। तो x का मान क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको हम इसके बदले केवल यहाँ पे d के रूप में दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि द्विघाती सूत्र क्या है या श्रीधराचार्य नियम क्या है। देखिए अब अंत में आपको यही याद रखना है कि द्विघाती सूत्र जो है, या तो आप इसको याद रखें या इसको याद रखें, लेकिन आपको ये रिलेट करना आना चाहिए कि ये डी कैसे आया। देखते हैं आगे। अब यहाँ देखिए आपका एक्सरसाइज क्या है, 4.3 है, और इसमें ये कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से 2 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अब ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना था। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपने पिछले वीडियोस में समझा है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे यही क्वेश्चन 1 को कैसे द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो मेन समस्याएं हो कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे हम लोग कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे करके इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे। यहाँ देखिए 4.3 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन 1 है। इसको आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र की सहायता से इसको हल करना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका स्टेप ये होगा कि आप इसमें ढूंढेंगे कि ए बी सी क्या है। तो ए बी सी आप पहचान पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर गुणा क्या होगा, ए होगा, और ये बी एक्स का गुणा क्या होगा, -7 जो दिख रहा है वो क्या होगा, बी होगा, और अचर पद सी क्या होगा यहाँ पे -3। यहाँ पे केवल 3 है, 3 प्राप्त होगा। तो जैसे ही ये प्राप्त हुआ तो आप सुविधा के लिए पहले ही क्या करें, डी का मान ज्ञात कर ले। तो डी का मान क्या होता है, डी कैसे ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी का मान आप -7 रखेंगे और यहाँ पे क्या होगा 4ac। तो ए क्या है 2 है और सी क्या है 3 है। जब इसको आप सरल करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 25 आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा डी का मान क्या आएगा 25, यानी कि इसका मतलब हुआ कि डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, छोटा है, या क्या है, 0 के बराबर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे डी का मान जो है 0 से बड़ा है। तो जैसे ही डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा हल जो होगा इसका क्या होगा, अलग अलग हल प्राप्त हो रहा है। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा द्विघाती सूत्र से वो ये यहाँ पे है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में कितना 2a। तो आपने क्या करना है, b का मान रखना है। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ देखिए b के साथ माइनस लगा हुआ है, b के साथ माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे b का मान ऑलरेडी क्या है, माइनस में है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे b का मान जो है -7 रखना ही है, और इसके साथ जो b माइनस लगा है इसको भी रखना है, मतलब छोड़ना नहीं है। छोड़ देंगे, अगर कोई भी एक चिन्ह छोड़ रहे हैं आप, तो इसका आंसर जो आएगा करेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, -b है,
तो माइनस तो रहेगा, लेकिन b का वैल्यू खुद माइनस में है, तो यहाँ भी क्या होगा, -7 होगा। तो अब d का मान यहाँ पे देखिए 25 आया है, इसको रख देंगे यहाँ पे, और 2a, 2 इंटू a कितना है देखिए यहाँ पे 2 है, 2 रख दिए। जब इसको आप आगे सरल करेंगे तो माइनस इंटू -7 का गुणा होगा तो क्या होगा, वो क्या आएगा, केवल 7 आएगा। और यहाँ पे 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस माइनस तो रहेगा बीच में, और 2 में 2 से गुणा हो गया तो 4 आया। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 + 5 एक बार दिखाएंगे, और दूसरी बार 7 - 5, बटा में तो 4 रहेगा ही। अब 7 और 5 का जोगफल 12/4 हो गया, और 7 में से घटेगा 5 तो क्या आएगा, 2/4 आएगा। फिर इसको जब आप सरल करेंगे तो ये 3 टाइम में कटेगा, और ये क्या आएगा, 2 1 1 जा, और यहाँ पे 2 2 जा हो जाए, यानी कि ये 1 टाइम है और 2 टाइम है, तो 1 अपॉन में क्या होगा, 2 होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, 3 होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या मिला कि इस द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र से जब हमने ज्ञात करा तो इसमें x का मान क्या आया, एक आया 3 और दूसरा क्या आया 1/2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने SR कुंज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, इससे आपको हेल्प मिलने वाले हैं। अगर इस वीडियो से कोई आप किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई समस्या हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेरीज भेजेंगे, या SR कुंज के इस चैनल पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को रखेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।